हेलो स्टूडेंट्स। आई होप कि सब लोग ठीक होंगे, घर पे सुरक्षित होंगे। आगे अपन करते हैं स्टार्ट। जैसा कि अभी तक अगर आप कैचअप कर रहे हैं तो टेंजेंट नॉर्मल में बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है। और शायद आपको अभी ऐसा ऐसा भी लगा होगा कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सब, और किस तरीके से बहुत ही इंटरेस्टिंग सारी चीज़ें हैं। तो टेंजेंट और नॉर्मल में अगर आपने सोचा होगा कि भाई टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन बतानी है तो बहुत ईजी होता है। आप देखा डी वाई बाई डी एक्स आपने करा, एम निकाला, पॉइंट आपको दे रखा था, तो आराम से आप टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन बता सकते हैं। लेकिन आपको अच्छे से पता है कि इतना इजी तो आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो उसके बाद हमने देखा कि भाई ऐसा पूछा जाता है कि कोई भी दो जो कर्व हैं वो कट कर रहे हैं कि टच कर रहे हैं, या फिर आपने देखा होगा कि टेंजेंट को वापस से कर्व के साथ सॉल्व अगर हमने कराया तो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिलेंगे। ये सब बातें भी हम टेंजेंट नॉर्मल चैप्टर की हेल्प से बता सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमने बात करी कि कोई भी वेरिएबल पॉइंट अगर अपन को उस पर अज्यूम करना है तो बहुत आसान तरीके से हम अज्यूम कर सकते हैं, जिससे कि अपनी बहुत सारी मेहनत बच जाएगी। क्योंकि अगर आप x1 y1 जब भी अज्यूम करते हो तो आपने देखा होगा कि पहले आपको इक्वेशन अलग से बनानी पड़ेगी, और वो इक्वेशन को फिर सॉल्व करके फिर जाके आपको दोनों वेरिएबल की वैल्यू मिलती है। लेकिन अगर आप पैरामीट्रिक पॉइंट अज्यूम करते हो तो ओनली बस पैरामीटर को एलिमिनेट आपको बस करना होता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने एक चीज पढ़ी थी जिसका नाम था कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, तो वो भी शायद आपको समझ में आई होगी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का मतलब था एक जो स्ट्रेट लाइन है वो कर्व की टेंजेंट बन जाए, इसके लिए कौन सी कंडीशन आपको लगानी पड़ेगी, बस वही है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का अगर क्वेश्चन आ गया तो आपके लिए ऐसा समझ लीजिए कि आपको लड्डू मिल गए। मतलब अब तो आप आपसे हो ही जाएगा, आपको कुछ सोचना ही नहीं है, 3 स्टेप फॉलो करने हैं। पहला स्टेप, जैसे ही पॉइंट को अज्यूम करना पड़ेगा। आज पॉइंट अज्यूम कैसे करते हैं बता चुके हैं आपको। दूसरा स्टेप, अपने तरफ से टेंजेंट बनाइए। और तीसरा स्टेप, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करा दीजिए। कंपेयर कराते ही जो एलिमिनेंट आएगा, एलिमिनेंट मतलब वो जो आपने वेरिएबल मान रखा है थीटा टी, वो जब एलिमिनेट हो जाएगा तो एक जो चीज़ मिलेगी, एक जो रिलेशन मिलेगा, वही होगा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। बहुत ही आसानी से आप ऐसे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है। इसके बाद जैसे कि एक आधा एग्जांपल हम करते हैं टेंजेंट और नॉर्मल की हेल्प से कैसे कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर पाएंगे, जिसमें आपको बस समझना पड़ेगा कि इसमें टेंजेंट और नॉर्मल का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए आपसे ऐसा पूछा गया, ठीक है, प्रूव दैट, कुछ जैसे रिजल्ट होते हैं उनको प्रूव करना है। प्रूव दैट पोर्शन ऑफ एनी टेंजेंट टू द कर्व x raised to the power 2/3 plus y raised to the power 2/3 is equals to a raised to the power 2/3, the portion of any tangent to the curve this intercepted between coordinate axis is of कांस्टेंट लेंथ। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया। क्या क्वेश्चन है एक बार पढ़िए, नहीं समझ में आया तो मैं आपको समझाता हूं। देखिए क्या बोलना चाह रहा है। इसने बोला है कि एक कर्व है कुछ इस तरीके से, पता नहीं इसका ग्राफ कैसे बनेगा, लेकिन मैंने ऐसे ही इमेजनरी इसका ग्राफ बना दी। इस तरीके से मान लीजिए कर्व होगा, ये वाले कर्व की बात हो रही है। इसने बोला है कि इस कर्व के किसी भी पी पॉइंट पर या ए पॉइंट पर जब आप टेंजेंट ड्रॉ करो, इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ करो, इस टेंजेंट का कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में वाला जो ये पार्ट है, ये जो पार्ट दिख रहे हो आप, ठीक है, ये पार्ट भले पॉइंट पी आप चेंज कर दो, लेकिन ये जो लंबाई है ए बी वो हमेशा फिक्स रहेगी। ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, पी पॉइंट आप कोई भी ले लो, आपकी जो मर्जी है वो ले लो, लेकिन ये जो लंबाई है वो फिक्स रहेगी। इस चीज को हम प्रूव करना चाहते हैं। तो इसने क्या बोला है कि पी पॉइंट की पोजीशन हमको नहीं पता है, पी पॉइंट आप मर्जी से चूज कर सकते हो। तो हमको तो हमने सीख रखा है कि कैसे पी पॉइंट को लेना है। तो हमने तुरंत क्या किया, इधर से जाके पूछा कि भाई आप ऐसा सोचिए, ऐसा बनाइए कि इसके ऊपर कोई भी वेरिएबल पॉइंट कैसे अज्यूम करते हैं। शायद आपको याद होगा, ठीक है, क्या था, ए कोस क्यूब थीटा और
ए साइन क्यूब थीटा, ए कॉस क्यूब थीटा कॉमा ए साइन क्यूब थीटा सेटिस्फाई होता है क्या? देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पे रखा ए कॉस क्यूब थीटा, तो यहाँ पे वैल्यू कितना मिल जाएगा, ए की पावर 2/3 और cos क्यूब उस बाई 3 से कैंसिल हो गए, cos स्क्वायर हो जाएगा। दोनों में से जब a की पावर 2/3 कॉमन आएगा तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अच्छा, बनाना कैसे सिखाया था आपको याद होगा, ये बाई में भेज दिया ऐसे, फिर x अपॉन ए को एक बार के लिए कैपिटल X मान लिया, y अपॉन बी को एक बार के लिए कैपिटल Y मान लिया, x इज इक्वल टू cos स्क्वायर, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एंड सो ऑन। तो अभी तक हमको p मिल गया है कि p क्या है, a cos क्यूब थीटा कॉमा a साइन क्यूब थीटा। तो ध्यान से अगर आप देखो तो यहाँ पे थीटा ओनली वेरिएबल है, थीटा ही वेरिएबल है, बाकी तो कोई वेरिएबल है नहीं, ए तो हमको पहले से ही दे रखा है। तो इसका मतलब जो भी अपना रिजल्ट आए ए बी, तो उस ए बी में थीटा फिर नहीं होना चाहिए, ये हमको देखना है। अगर थीटा नहीं है तो प्रूव हो जाएगा कि भाई अपनी ए बी डिस्टेंस जो है वो थीटा पर डिपेंड ही नहीं कर रही है। तो ए बी डिस्टेंस निकालने से पहले हमको ए और बी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ए और बी कौन क्या है, टेंजेंट जब एक्स एक्सिस को कट करेगी तब तो है पॉइंट ए, और वही टेंजेंट जब वाई एक्सिस को कट करेगी तब पॉइंट आएगा बी। तो सबसे पहले हमको टेंजेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाना है अपन को, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये हमको कैलकुलेट करना है। तो आप जानते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऐसे तो निकलता नहीं है, पहले हमको स्लोप निकालनी पड़ेगी। तो m इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स, ये हमको ढूंढना पड़ेगा एट पॉइंट P। तो डी वाई बाई डी एक्स के लिए इसको हमने डिफरेंशिएट किया, करना आता होगा शायद आपको डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएट किया तो आंसर आ गया 2/3 इंटू एक्स रेज टू दी पावर 2/3 माइनस 1। ठीक है, 2/3 माइनस 1 करोगे तो कितना मिल जाएगा, 2/3 माइनस 1 माइनस 1/3 प्लस 2/3 वाई रेज टू दी पावर माइनस 1/3 और साथ में आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहां से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/3 से 2/3 तो कैंसिल हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस x रेज टू दी पावर माइनस 1/3 अपॉन y रेज टू दी पावर माइनस 1/3। यहां पे आप बोल सकते हो माइनस ऑफ x डिवाइडेड बाई y होल पावर माइनस 1/3। ठीक है, x और y पॉइंट P पे हम बात कर रहे हैं, तो x अपॉन वाई अगर आप करोगे तो कोस क्यूब थीटा अपॉन कर देते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो माइनस a इंटू कोस क्यूब थीटा अपॉन a इंटू साइन क्यूब थीटा होल पावर माइनस 1/3। तो ये a से a तो हो जाएगा कैंसिल, ये बन जाएगा, देख सकते हो, कोट क्यूब के ऊपर पावर माइनस 1/3 करोगे तो माइनस 1/3 से वो 3 कैंसिल हो जाएगा, ओनली माइनस 1 बच जाएगा। कोट की पावर माइनस 1 यानी कितना, 1/10 और 1/10 यानी माइनस tan थीटा। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा स्लोप कितना आ गया है, माइनस tan थीटा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1, y1 है a साइन क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू m की जगह आ जाएगा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू एक्स माइनस x1 और x1 की जगह आ जाएगा a कोस क्यूब थीटा। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। ये तो हमने क्या अभी इसको संभाल के रख लेते हैं कि भाई ये अपने पास अभी तक टेंजेंट की इक्वेशन मिल गई है। अच्छा, टेंजेंट की इक्वेशन के बाद हमको तो a और b कैलकुलेट करना था, तो a कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, a वो वाला पॉइंट है, तो अगर आप कर्व को ध्यान से देखें तो a वो वाला पॉइंट है जहां पे x एक्सिस को काटता है, टेंजेंट जो है x एक्सिस को कट करती है, x एक्सिस को कट करते हैं तो y कोऑर्डिनेट कितना करना पड़ेगा, 0। तो ये y कोऑर्डिनेट को हम 0 कर देते हैं। तो इस y कोऑर्डिनेट को 0 किया तो यहाँ से मिला a माइनस a साइन क्यूब थीटा इंटू ये उधर से आएगा, अच्छा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये इधर से आएगा तो ऊपर जाएगा कोस थीटा, नीचे आएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स माइनस और ये बन जाएगा a कोस क्यूब थीटा।
तो यहाँ से साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा ए साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा, ये इधर आएगा तो प्लस का ए कोस क्यूब थीटा इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से x मिल जाएगा a कॉमन लेने के बाद में और कोस थीटा कॉमन लेने के बाद में। तो यहाँ पे बनेगा साइन स्क्वायर प्लस यहाँ पे बनेगा कोस स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 1। तो x कोऑर्डिनेट कितना आ गया है a कोस थीटा, y कोऑर्डिनेट आप जानते होंगे, तो ये बन जाएगा a कोस थीटा कॉमा 0। सेम इसी तरीके से जब हम b कैलकुलेट करना चाहते हैं, पॉइंट b कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई इस बार आपको क्या करना होगा, x को 0 पुट करना होगा। तो जैसे ही आपने x को 0 किया फॉर b, ठीक है, x को आपको 0 करना पड़ेगा। x को 0 किया तो ये बन गया y माइनस ए साइन क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये बन जाएगा साइन, एक तो मिलेगा a, एक मिलेगा साइन थीटा, एक यहाँ से कोस कैंसिल होके मिल जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, ये उसका उस पार जाएगा। तो ये बन जाएगा a साइन थीटा कॉमन आने के बाद में कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि बन जाएगा 1, यानी a साइन थीटा। तो b का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0, a साइन थीटा। तो अब तो इस क्वेश्चन में बचा ही नहीं है। जब आपने ए बी कैलकुलेट किया, डिस्टेंस ए बी कैलकुलेट किया, तो वो आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी ए स्क्वायर कॉमन लेने के बाद में आंसर आ गया ए, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आ गया 1। जैसा कि आप देख सकते हो ए बी डिस्टेंस ए आया है, और डेफिनेटली ए थीटा पर तो डिपेंड नहीं कर रहा है, थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब पॉइंट पी मैं कहीं पर भी ले सकता हूं और ए भी हमेशा फिक्स आएगा। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से था, जिसके लिए आपको ये देखना था कि अगर पॉइंट पी को हम फिक्स कर दें, पॉइंट पी को मूव ना कराएं, सॉरी पॉइंट पी को मूव कराएं, फिक्स ना करें, तो भी ए बी डिस्टेंस फिक्स होएगा, ये हमको देखना था। ठीक है, इसी तरीके का दूसरा क्वेश्चन भी चलो ओपन करते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, खुद से सॉल्व करना इसको। इस बार आपसे बोला गया, ऐसा क्वेश्चन अपने पहले भी किया है, तो इस बार आपसे पूछा गया कि एक कर्व है, देखिए, प्रूव दैट एरिया enclosed between x axis, y axis and tangent and any tangent of the curve xy is equals to c square will be constant। चलिए सिंपल रखते हैं। तो इस बार आपसे क्या बोला गया कि ये कर्व है एक्स वाई इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ठीक है, कोई भी कर्व, वैसे इस बार हम कोई भी कर्व नहीं बोलेंगे, क्यों, जाना पहचाना कर्व है, कौन सा वाला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दे रखा है एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, और इस बार आपसे बोला गया कि इसके किसी भी पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करूं, तो वो टेंजेंट का ये जो एरिया आएगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और इस टेंजेंट के बीच का जो एरिया आएगा, वो एरिया कांस्टेंट होगा। ये आपको इस बार बोला गया। ठीक है, तो शुरू से फिर से शुरुआत करते हैं। अच्छा, एरिया निकले कैसे, ये इसको ओ मान लेता हूँ, इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ। तो एरिया का शॉर्ट फॉर्मूला भी मुझे पता चल गया, हाफ इंटू ओ ए इंटू ओ बी। अगर एरिया अपन को कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, हाफ इंटू ओ ए इंटू ओ बी। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले हमको ए और बी तो निकालना पड़ेगा, निकाल लेते हैं। सेम वही तरीका है। सबसे पहले हमने पॉइंट अज्यूम किया कि कौन से वाले पॉइंट पर हम बात करते हैं। अब ऐसा मत बोलना कि सर एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर पर हमको पॉइंट अज्यूम करना नहीं आता। क्यों नहीं आता, पता नहीं, आपने पढ़ा नहीं होगा। ये हो गया सी टी कॉमा सी अपॉन टी, तो कोई भी बता देगा। तो सी टी कॉमा सी अपॉन टी, ये आ गया अपना पॉइंट।
अब हम क्या करें, m निकालते हैं। तो m निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन जानते होंगे कैसे, इतना डिफरेंशिएशन आपको आता होगा। वो कैसे, x का 1 y एज इट इज प्लस x एज इट इज y का हो गया dy बाई डी एक्स और इज इक्वल्स टू 0। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस वाई अपॉन एक्स। कोई भी दिक्कत नहीं है। अब ये अपन ने पुट कर दिया, तो y की जगह आ जाएगा माइनस सी अपॉन टी इंटू एक्स की जगह पे कितना आ जाएगा सी टी, ये हो गया कैंसिल, यानी माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, ये तो हो गया m। स्लोप मिल गई आपको। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगी y माइनस वाई वन, यानी y माइनस सी अपॉन टी इज इक्वल्स टू m की जगह आ जाएगा माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस सी टी। बस लगभग क्वेश्चन अपना यहाँ पे खत्म है। इसके बाद भी अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आपको दोबारा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो आप देखिए और फिर से करिए। तो सबसे पहले हमको ए पॉइंट निकालना है, तो ए पॉइंट के लिए हमको y कोऑर्डिनेट को 0 करना पड़ेगा। तो आप लिख सकते हो फॉर ए y इज इक्वल्स टू 0, y को हमको 0 करना पड़ेगा इस पॉइंट के लिए। तो y को कर दिया 0, y को 0 किया तो यहाँ से माइनस से माइनस कट गया, एक t से एक t कट गया, तो ये बन जाएगा सी टी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस सी टी। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 2ct। ठीक है, एक बार फिर से देख लेना, y को 0 किया, माइनस से माइनस कट कर दिया, ठीक है, एक t से एक t कट करा, एक इधर भेजा तो एक ct बन गया, इधर से माइनस ct था वो इधर आके प्लस ct बन जाएगा, 2ct आंसर आ जाएगा। तो ए पॉइंट आपका क्या हो चुका है 2ct, 0। ठीक है, अब दूसरी चीज फॉर बी आपको क्या करना पड़ेगा, x को 0 करना पड़ेगा। अगर बी पॉइंट आपको चाहिए तो उसके लिए आपको x को 0 करना पड़ेगा। x को किया आपने 0 तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x जैसे ही 0 हुआ माइनस माइनस प्लस, और ये बन जाएगा c अपॉन टी, और ये इधर जाएगा तो वो भी क्या बन जाएगा c अपॉन टी, तो फिर से 2c अपॉन टी। बस अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये बन गया है 2c अपॉन टी। तो बस जब एरिया हम कैलकुलेट करेंगे तो हाफ इंटू ये ओ ए डिस्टेंस हो जाएगी 2ct इंटू ओ बी डिस्टेंस हो जाएगी 2c अपॉन टी। तो ये t से t हो गया कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 2c स्क्वायर। तो देख सकते हो आपके इस आंसर में कहीं पर भी t नहीं है। t नहीं है इसका मतलब क्या है, अगर आप इस p पॉइंट को मूव भी कराते हो, चेंज भी कर देते हो, तो भी आपका आंसर 2c स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चंस भी करने को मिल सकते हैं जिसमें आपको खुद ही देखना पड़ेगा कि हमको टेंजेंट नॉर्मल का यूज करना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद एक पॉइंट और अपना बच जाता है जिसका नाम है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। अगला अपना पॉइंट है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। तो अभी तक के लिए इंटरसेक्शन के बारे में बहुत सारी चीजें आप सीख चुके हो, जैसे कि एक लाइन का एक लाइन से इंटरसेक्शन, तो दो लाइन अगर कट कर रही हैं तो उनके बीच का एंगल तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। फिर आपने देखा दो कर्व कट कर रहे हैं कि टच कर रहे हैं, ये अगर पहचानना है तो क्या करोगे, दो कर्व कट कर रहे हैं कि टच कर रहे हैं ये पहचानना है तो क्या करोगे, दोनों को कराया सॉल्व। दोनों को सॉल्व कराने के बाद में देख लीजिए, सॉल्व कराने के बाद में क्या क्या रूट मिलते हैं। अगर रिपीटेड रूट मिलते हैं तो आप क्या बोलोगे, टच करने वाले हैं, और अगर रिपीटेड रूट नहीं मिलते हैं मतलब सिंगल रूट मिलते हैं तो आप बोलोगे वहाँ पर ये कट कर रहा है। बड़ा ही सिंपल तरीके से आप काम कर सकते हो। इसके बाद है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब क्या है, अब मान लीजिए इस तरीके से हुआ कि एक कर्व इस तरीके से था और दूसरा कर्व कुछ इस तरीके से था, दोनों कट कर गए एक दूसरे को, दोनों एक जगह पे मान लीजिए यहाँ पे ए पे कट कर गए। आपको ये बताना है कि इस ए पर जब ये कट करे, इस पॉइंट पर जब ये कट करेंगे तो उनके बीच का एंगल क्या बनेगा। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा कि सर दोनों कर्व के बीच में एंगल कैसे निकालें। तो इसका डेफिनेशन हमने पहले भी आपको बता रखा है। क्या होगा, आप क्या करेंगे, पहले कर्व के लिए मान लीजिए y इज इक्वल टू एफ एक्स था,
तो y इज इक्वल टू एफ एक्स के लिए आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और मान लीजिए y इज इक्वल टू ये जी एक्स था, तो इस y इज इक्वल टू जी एक्स के लिए भी टेंजेंट आप ड्रॉ करेंगे, और इन दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल आएगा वही एंगल होगा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, ऐसा हमने पहले भी पढ़ा था, सर्कल में हमने ऐसा पढ़ा था, वहां पे ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन ऐसा करके भी कुछ नाम बोलते थे, तो वो सब यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन क्या लिखनी है, एंगल बिटवीन टू कर्व्स इज डिफाइंड एज angle between their tangents, angle between their tangents at point of intersection। तो पहली चीज तो क्या है कि ये एंगल ऑफ इंटरसेक्शन डिफाइन कैसे होता है। तो हमने लिखा कि दो कर्व के बीच में एंगल का मतलब क्या होगा, उनके टेंजेंट्स के बीच में क्या एंगल है। टेंजेंट हमको निकालना आता है, और टेंजेंट के बीच में एंगल निकालना तो बहुत पहले हमने सीख लिया था। ठीक है, जब 11th में जस्ट अपन आए थे तभी हमने सीख लिया था। ठीक है, तो ऐसा नहीं बोलना सर बचपन में ही सीख गए थे। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमको पता होगा, और हमको एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैसे करें, चलिए मान लेते हैं ये जो लाइन है इसकी स्लोप है m1 और इसकी स्लोप है m2। अगर दोनों की स्लोप आपको पता है तो आप बोल सकते हो सर tan थीटा इज इक्वल्स टू होता है मोड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। याद है कि नहीं याद है, लगता है घर पे रह के भूल ना गए होंगे आप लोग, तो इसको याद रखना है। तो tan थीटा इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बस कुछ नहीं किया, दो कॉन्सेप्ट को मिला दिया है, एंगल वाले कॉन्सेप्ट को और स्लोप कैलकुलेट करने वाले कॉन्सेप्ट को मिला के हमसे पूछ लिया गया है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको काम करना है। और इसके बारे में हमने कितनी ही बातें आपको बता रखी हैं, जैसा कि हमने बोला था, एक अगर टेंजेंट हो जाए, दूसरी मतलब एक हॉरिजॉन्टल हो जाए तो दूसरी टेंजेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब हम पहले ही बात कर चुके हैं, अभी इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। तो इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल अपन सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल अपन सॉल्व करते हैं। तो चलिए एक कर्व लेते हैं अपन, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x और एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2y। ये दो कर्व आपको दे रखे हैं, आपसे पूछा गया कि बताइए एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा, दोनों के बीच में कैसे हम एंगल कैलकुलेट करें। तो बस वही काम हम फिर से करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, वो स्टेप आप याद कर लेना। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x और एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2y। ये दो कर्व आपको दे रखे थे, तो इन दोनों के बीच में हमसे पूछा गया कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कितना होगा। फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, करते हैं कैलकुलेट। तो सबसे पहला स्टेप क्या यूज करना आपको, तो सबसे पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि ये एंगल बन कहाँ रहा है। पहला मान लीजिए इस तरीके से पहला डायग्राम है, दूसरा डायग्राम इस तरीके से, तो ये एंगल वाला कौन सा पॉइंट है ये सबसे पहले हमको देखना होगा। ठीक है, अच्छा ये पॉइंट कैसे कैलकुलेट होता है, पॉइंट कैलकुलेट करने का तरीका हमने पहले बता दिया था। इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे कैलकुलेट होता है, दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करके। तो हमने क्या किया, दोनों की इक्वेशन को सॉल्व किया। तो यहाँ से y को उठा के अपन रख देते हैं, या फिर यहाँ से x को उठा के रख देते हैं, एक ही बात है। तो यहाँ से y आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x। तो यहाँ से आ जाएगा x रेज टू दी पावर 4 इज इक्वल्स टू 16x। तो x रेज टू दी पावर 4 माइनस 16x इज इक्वल टू 0। तो एक तो x कॉमन आया, एक आया x क्यूब माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल गया
एक तो मिला x इज इक्वल टू 0 और दूसरी चीज मिल गई x क्यूब इज इक्वल्स टू 16, यानी x इज इक्वल्स टू 16 रेज टू द पावर 1/3। दो चीजें आपको मिल गई। 16 रेज टू द पावर 1/3 शायद आप जानते होंगे, ठीक है, ये होता है 2 इंटू 2 रेज टू द पावर 1/3, कोई दिक्कत नहीं। तो ये दो x हमको मिल गए। अच्छा x मिल गए तो y निकालना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे? जब x 0 था तो इसमें हमने पुट किया तो y भी कितना आ गया 0, और जब x की पावर x इज इक्वल टू 16 रेज टू द पावर 1/3 था तो y स्क्वायर हो गया आपके पास 4 इंटू 16 रेज टू द पावर 1/3। तो y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, यहां से इधर से आ जाएगा आपका प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 16 रेज टू दी पावर 1/3, ठीक है। तो 16 होता है 8 इंटू 2, तो इधर से एक 2 और बाहर आ जाएगा, लेकिन इतना आपको टेंशन लेने की जरूरत है। आप सीधा लिखिए प्लस माइनस, इसकी वजह से आ जाएगा 2 और इसकी वजह से आ जाएगा 16 रेज टू दी पावर 2/3, ठीक है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ये y का वैल्यू आ गया। तो यहाँ पे एक पॉइंट तो आपको कौन कौन सा मिल गया, एक पॉइंट आपको मिला 0,0 और दूसरा पॉइंट आपको मिला है 16 रेज टू दी पावर 1/3, 2 इंटू 16 रेज टू दी पावर 2/3, और एक पॉइंट मिल गया आपको 16 रेज टू दी पावर 1/3, 2 इंटू 16 माइनस 2 इंटू 16 रेज टू दी पावर 2/3। ये 3 पॉइंट आपको मिल गए हैं। अब अगर आप आगे सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा इन दोनों पर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन सेम ही आएगा, क्योंकि दोनों कर्व अगर आप ध्यान से देखो तो बड़े सिमेट्रिक कर्व है, ठीक है। तो ये सिमेट्रिसिटी का आप यूज ले सकते हो। चलिए अब क्या करना है अपन को, पॉइंट हमने कैलकुलेट कर लिए, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। और पहला स्टेप क्या बोलता था कि सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस आप कैलकुलेट करिए। दूसरा स्टेप, फाइंड M1 एंड M2। अच्छा ये कैसे फाइंड आउट होगा, M1 और M2 कैसे फाइंड आउट होगा? M1 कैसे फाइंड आउट होगा, पहले कर्व से। M2 कैसे मिलेगा, दूसरे कर्व से। तो M1 के लिए सबसे पहले यहां से हमने बोला इसका डिफरेंशिएशन होगा 2y डैश या 2y इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 4। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई y। ये M1 की बात हो रही है। तो 2 डिवाइडेड बाई y आ गया, यानी 2 डिवाइडेड बाई कौन से पॉइंट के लिए पहले हम बात कर रहे हैं, पहले हम बात कर रहे हैं पॉइंट 0,0 के लिए। तो जैसे ही डिनोमिनेटर में, जैसे ही आपने डिनोमिनेटर में 0 रखा तो ये तो इनफाइनाइट हो गया, जैसे ही आपने 0 रखा तो ये क्या हो गया, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब क्या है, अनडिफाइंड का मतलब होता है वर्टिकल टेंजेंट। तो आप बोलोगे 0,0 पर इस कर्व के लिए तो वर्टिकल टेंजेंट आएगी, ठीक है। दूसरा M2 के लिए देखते हैं। तो M2 के लिए आपको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 2 dy बाई डी एक्स, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स यानी M2 वो हो जाएगा 0। कौन से पॉइंट पर बात कर रहे हैं, 0,0 पे। तो 0,0 पे ये चीज क्या हो गई है, 0, यानी कैसी टेंजेंट हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट और वर्टिकल टेंजेंट के बीच में क्या एंगल बनता है, 90 डिग्री। तो हमको पता चल गया 0,0 पर तो एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। ये तो हमको सॉल्व पहले भी नहीं करना था, पता ही था दोनों पैराबोला है, एक एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay वाला, एक वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाला। तो दोनों 0,0 पर कट भी करते हैं और दोनों की टेंजेंट जो होती है एक वाई एक्सिस आती है, एक एक्स एक्सिस आती है, जो कि दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का बनेगा। क्लियर है? हमको तो इस पॉइंट पे बात करना है। इस पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं, ये एक कैलकुलेट करके आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से इस पॉइंट पर हम एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कम से कम हमने dy बाई डी एक्स निकाल लिया है, तो हमको अब ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब की बार पॉइंट हमने ले लिया है ये वाला 16 रेज टू दी पावर 1/3, 2 इंटू 16 रेज टू दी पावर 2/3।
इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने m1 निकाला, तो m1 आप जानते हो कौन सी डेफिनेशन से आएगा, इस वाली डेफिनेशन से 2/y। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 16⁻²/3, ये कट जाएगा, यानी 1/16⁻²/3, ये मिलेगा आपको m1। m2 कौन सी डेफिनेशन से आएगा, m2 आएगा इधर से, ये भी हमने कैलकुलेट किया, ये रहा। तो m2 आएगा x, तो जब आपने x में पुट किया तो आ जाएगा 16⁻⁴, तो ये m2 आ गया। अब आपको पता है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू मोड ऑफ m1, तो m1 आ गया 1/16⁻² माइनस m2 जो कि आ जाएगा 16⁻⁴ अपॉन 1 प्लस m1 m2, यानी 1/16⁻² इंटू 16⁻⁴। इसको जैसे ही आगे अपन सॉल्व कर लेंगे तो अपने आप एंगल ऑफ इंटरसेक्शन हमको मिल जाएगा। तो देख सकते हो बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीके से आप एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद एक दो पॉइंट अपन लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है इफ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इज राइट एंगल। ठीक है, तो अगर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन हो जाए राइट एंगल, देन कर्व्स आर said to be orthogonally intersected। तो आपको बोला गया है कि अगर वो एंगल 90 डिग्री हो जाए, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में हो गया था, कहां पे हो गया था, 0,0 पे, तो उन दोनों को हम क्या बोलेंगे कि दोनों कर्व एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं, कहां पर, 0,0 पर। ठीक है, याद रहेगा। तो अगर एंगल आपका 90 डिग्री है तो हमेशा बोलेंगे ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट एक दूसरे को वो करते हैं। दूसरा पॉइंट, इफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज point of intersection can not be calculated। मतलब बहुत बार ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ गए, मान लीजिए ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ गए कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम कैलकुलेट कर ही नहीं पा रहे हैं, तो आपको क्या याद रखना है, देन आइदर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन is calculated by observation। तो या तो आपको क्या करना है कि पॉइंट ऑफ जो इंटरसेक्शन है उसको ऑब्जर्वेशन से कैलकुलेट करना है। ऑब्जर्वेशन किसको बोलते हैं, ठीक है, अच्छी लैंग्वेज में उसको ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, अपनी लैंग्वेज को बोलते हैं तुक्का लगाना। तो हिट एंड ट्रायल, तुक्का लगाएंगे, 1 पुट करके देखा, 2 पुट करके देखा, जो भी अपन को थोड़ा सा आइडिया लग रहा है वहां से पुट करके देखा तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल सकता है। ठीक है, हिट एंड ट्रायल उसको अपन बोल सकते हैं। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, या फिर क्या होगा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की आपको रिक्वायरमेंट होगी ही नहीं। मतलब आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अगर x1, y1 या फिर a, b भी अज्यूम कर लेते हो तो आगे जाके कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहली चीज आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है, नेवर फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टिल रिक्वायर्ड। आप क्वेश्चन के शुरू में ही
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए मत बैठ जाना, हो सकता है उसकी ज़रूरत ही ना पड़े, लास्ट में कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आपको मिल जाए कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की ज़रूरत पड़े ही ना। तो हमेशा याद रखना कि जब तक ज़रूरत ना हो तब तक अपन को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट नहीं करना है, उसको एक बार के लिए x1, y1 ही अज्यूम कर लेना है, और लास्ट में जाके जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, नहीं ज़रूरत पड़ेगी तो कोई बात नहीं है, अपनी मेहनत बच जाएगी। लेकिन अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाली कैलकुलेशन आपने पहले ही कर ली है तो फालतू में टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल अपन भी सॉल्व करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप नोट करिए और इनको आपको सॉल्व करना है और देखना है कहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस होती है। इसी के साथ अपना टेंजेंट और नॉर्मल चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है।